नाउ मूविंग ऑन टू ऐसे नंबर 505। ऐसे नंबर 505 तुम्हारी आपकी मतलब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की बात करता है। व्हाट इज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन? सबसे पहले भाई ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, उसकी बात करेगा। फिर बात करेंगे ये कि मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। मीनिंग क्या होता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का, उससे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं सिर्फ मीनिंग से, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं, एक पॉजिटिव रिक्वेस्ट होती है, एक नेगेटिव रिक्वेस्ट होती है। वो टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस तुम्हारे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या है। लिमिटेड रिक्वेस्ट अगर तुम मतलब नेगेटिव रिक्वेस्ट अगर तुमने निकाली है तो उसका एक लिमिटेड यूज़ होता है। तो लिमिटेड यूज़ होता है तो उस लिमिटेड यूज़ के लिए तुम्हारे को सर्कमस्टांसेस होते हैं, 4-5 सर्कमस्टांसेस जहाँ पे तुम उसको यूज़ करते हो। फिर एरियाज जहाँ पर आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के प्रोसीजर क्या होते हैं। अगर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को आपको लगाना है, कहीं से एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑब्टेन करनी, क्या प्रोसीजर लगाओगे, क्या बातों को ध्यान में रखोगे उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बनाते हुए जब आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की रिक्वेस्ट डिज़ाइन करते हो। और उसके हिसाब से फिर आपकी मान लो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन बाहर से आती है या नहीं आती है, या मैनेजमेंट ने कुछ लगा रखा था कुछ भी, उसके बेसिस पे जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है वहाँ पे आप क्या 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 करते हो। ये आपका टोटल ओवरऑल मतलब एक तरीके से फ्रेमवर्क हो गया एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का। स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करेगा और परफॉर्म करेगा प्रोसीजर्स जो रेलिवेंट होंगे और रिलायबल ऑडिट मतलब रेलिवेंट होनी चाहिए और रिलायबल ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने की उसकी हेल्प करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव सिंपल सही कहते हैं, व्हेन यूजिंग द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म सच प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। यानी कि आप जो रिक्वेस्ट वगैरह डिज़ाइन करने वाले हो, ठीक है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना कि बाहर से डाटा आ जाए, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए, उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन वगैरह रीच कर सको। दैट इज द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का ऑब्जेक्टिव। मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग अगर हम देखें तो मीनिंग निकल के आता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी इन पेपर इलेक्ट्रॉनिक अदर फॉर्म। इट्स अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स। कई बार यहाँ पर हो जाता है कि भाई मैनेजमेंट ने हमें ऑप्टेन करके दिया, नहीं, रिटन रिप्रेजेंटेशन के केस में ऐसे में भी लिखा हुआ है कि ऑडिट एविडेंस अगर आपने ऑप्टेन किया है, अगर आपने ऑडिटर खुद ही ऑप्टेन किया, डायरेक्टली ऑप्टेन किया, दैट इज द ऑडिट एविडेंस। आप खुद ही ऑप्टेन करते हो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, मतलब दैट इज व्हाट इज समड एज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। थर्ड पार्टी से या जो भी आपकी थर्ड पार्टी है वहाँ से आप डायरेक्टली ऑप्टेन करते हो, रिटन फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ऑप्टेन करते हो, ठीक है। पेपर इलेक्ट्रॉनिक या अदर फॉर्म, ओरल नहीं, पेपर इलेक्ट्रॉनिक अदर फॉर्म में जो आप ऑप्टेन करते हो, ठीक है, दैट इज आपका एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। दो तरीके के आपके एक्सटर्नल कन्फर्मेशन टाइप्स में, एक पॉजिटिव रिक्वेस्ट होती है, एक नेगेटिव रिक्वेस्ट होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव का मतलब है आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन सीख करी या फिर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तो उसके केस में पॉजिटिव रिक्वेस्ट है, यानी कि जो थर्ड पार्टी है दे विल ऑलवेज गिव यू रिस्पॉन्स। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन उनको दी है कि सर आपका बैलेंस 1 लाख रुपये था, दे विल गिव यू रिस्पॉन्स कि येस वी बैलेंस वो 1 लाख रुपीज़। या फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन उनसे सीख करी तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। दैट इज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का पॉजिटिव रिक्वेस्ट। नेगेटिव रिक्वेस्ट क्या होती है? आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, इफ द थर्ड पार्टी डजंट अग्री विद द नेगेटिव रिक्वेस्ट देन ओनली रिस्पॉन्स विल बी गिवन। अगर वो अग्री कर जाते तो वो रिस्पॉन्सेस नहीं देंगे, यानी कि अगर वो डिसअग्री करते देन ओनली रिस्पॉन्स विल बी गिवन फ्रॉम दी थर्ड पार्टी, उसको हम कहते हैं नेगेटिव रिक्वेस्ट। अच्छा, फिर तो ये हो जाएगा कि अगर हमने नेगेटिव रिक्वेस्ट है, अगर पार्टी से नहीं आए हम तो ये मान लेंगे कि ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि लिमिटेड यूज ऑफ नेगेटिव रिक्वेस्ट। नेगेटिव रिक्वेस्ट शैल ओनली बी यूज्ड इट्स अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइड्स लेस परसुएसिव एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। दैट इज वाई सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए जहाँ पे आप यूज़ करोगे। क्या सर्कमस्टांसेस होंगे? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होनी चाहिए, लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। पॉपुलेशन जिसको आप भेज रहे हो वो पॉपुलेशन शुड कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस। स्मॉल एंड होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस का मतलब क्या हो गया? मतलब आप देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप अकाउंट रिसीवेबल्स का अगर पूछने वाले हो तो अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए आप सबके लिए अलग अलग कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करने वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन कर दोगे, उनका बैलेंस उसमें सबका लिखा आ जाएगा। तो यू हैव टू यूज़ की पॉपुलेशन सारी की सारी होमोजीनियस होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी हेट्रोजीनियस। कोई ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है ऐसे करके। इट शुड बी होमोजीनियस, एक सिमिलर पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसका बजट और पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए, छोटी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लो एक्सेप्शन रेट। लो एक्सेप्शन रेट का मतलब होता है कि अगर हम 1-2 बंदों को छोड़ देंगे, रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो चल जाएगा, हम ज़्यादा को नहीं छोड़ सकते हैं। और चौथा निकल के आता है कि डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट। जो पार्टी है वो ऑडिटर नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, द थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट, उसको ये लगता है कि भाई हम इनको भेजते थे, इनका अमाउंट इतना ज़्यादा है, या फिर दे एक्चुअली रिप्लाई ओवर ईमेल, तो इनका रिप्लाई आ जाएगा ईमेल के ऊपर तभी हम इसको भेजेंगे। यानी कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो आपकी है वो आपकी लो होनी चाहिए, यानी कि कम होनी चाहिए। जो आपकी अकाउंट बैलेंसेज हैं वो आपकी होमोजीनियस, यानी कि पॉपुलेशन जिसकी बात हो रही है वो स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस को कंसिडर करेगा। एक्सेप्शन रेट आपका लो होना चाहिए और पार्टी उस चीज़ को डिसरिगार्ड कर देगी, ऐसी भी चांसेस है सर्कमस्टांसेस नहीं होनी चाहिए ऑडिटर के दिमाग में, ऑडिटर के आसपास, ठीक है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को हम यूज़ करने वाले कौन कौन से एरिया में हम यूज़ कर लें? बैंक बैलेंसेस के लिए आप यूज़ करते हो, आपको पता ही है।
अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए आप इसको यूज़ करते हो, आपको पता है। बाकी चलो एफआर याद करो। एफआर में इंडेस 2 था, इंडेस 16 था, इंडेस 40 था, ठीक है। इंडेस 2 में क्या करता था, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक या रिसीवेबल्स के लिए जो भी स्टॉक लाइन विद थर्ड पार्टीज है उसका आपको एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑब्टेन करना है कि भाई कितने का स्टॉक डाला हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन डिजाइन कर दो। 16 में क्या होता है, प्रॉपर्टी टाइटल डीड विच इज हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। प्रॉपर्टी की टाइटल डीड है, थर्ड पार्टी ने होल्ड करके रखी है, पता करो। प्रॉपर्टी आपकी बुक्स में दिख रही है लेकिन थर्ड पार्टी ने होल्ड करके रखी है 16 के हिसाब से। 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट विच इज परचेज्ड बट नॉट डिलीवर्ड येट, ठीक है। कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, याद करने के लिए था वो। इन्वेस्टमेंट्स विच आर परचेज, आपने परचेज कर लिया लेकिन आपके पास अभी तक उनकी डिलीवरी नहीं आई है, तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑब्टेन करके आप उसको पता कर लो। फिर आता है 109 में लोन्स वगैरह की बात होती है, तो किसी लेंडर ने कोई लोन दे रखा है अच्छे अमाउंट का, पता कर लो कि लोन्स तुम्हारा सही भी है, वैलिड भी है कि नहीं है। और फिर अगर किसी पार्टी के साथ कोई टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट थे या फिर ट्रांजेक्शन थर्ड पार्टी के साथ किया था, आपको वो पता करना है क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या था, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन कर सकते हो। तो कहाँ कहाँ पर आप डिजाइन करते हो, यानी कि एरियाज वेयर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कैन बी यूज। सिंपल से एरियाज है, बैंक बैलेंसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, इंडेस जो यानी कि स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं, 16 यानी कि हम प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करेंगे जो थर्ड पार्टी के पास डली हुई है, इन्वेस्टमेंट्स जो मेरे पास मतलब अभी तक हमने खरीद लिए लेकिन डिलीवर नहीं हुए उनके लिए यूज़ कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास 109 यानी कि लेंडर्स के पास अगर कोई लेंडर्स ने हमें कोई लोन वगैरह दिया था उसके लिए, और अगर हमने किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर किया था तो उसके अग्रीमेंट्स के लिए, और जो भी ट्रांजेक्शन एंटर किया था उसके लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, फिर निकल के आता है कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का प्रोसीजर क्या होगा। आपने कहा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कर लो, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन करो, करे कैसे। सबसे पहले आप पता करो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिटरमिन करनी है। डिटरमिन द इन्फॉर्मेशन विच इज़ टू बी कन्फर्म्ड, सिलेक्ट द थर्ड पार्टी, ठीक है। डिज़ाइन करो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, डिज़ाइन करने के बाद आप उनको कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दो और फॉलोअप करते रहो। यानी कि विच इन्फॉर्मेशन इज टू बी सीक्ड, उस इन्फॉर्मेशन को चूज़ करो, थर्ड पार्टी को चूज़ करो, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को आप डिज़ाइन कर दो और फॉलोअप करते रहो। अच्छा, रिक्वेस्ट को जब हम डिज़ाइन करें तो हम किस किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, रिक्वेस्ट को डिज़ाइन में करते वक्त अगर आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है थर्ड पार्टी के साथ उसको ध्यान में रख लो, यानी कि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट था उसको ध्यान में रख लो। उसके बाद असर्शन जो आप एड्रेस कर रहे हो, यानी कि आप कंफर्मेशन लेना चाह रहे हो, कंप्लीटनेस लेना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, किस चीज़ के ऊपर काम है, कंप्लीटनेस ऑफ डाटा आप चेक कर रहे हो या फिर आप क्या चेक कर रहे हो, उस असर्शन के बेसिस पे रहता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपकी कैसी है, अगर आपकी ज़्यादा है तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट थोड़ी सी मतलब इतना रखना कि भाई डाटा आ जाए इतना कि हमारा वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम थोड़ा सफिशिएंटली कम कर पाएँ उसको, ठीक है। लेआउट ऑफ प्रेजेंटेशन आपके हिसाब से रहेगा। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हम उसको कम्युनिकेट करने वाले, ईमेल के थ्रू या हैंड डिलीवरी या उनको रीड आउट करवाना है वैसे। उसके बाद कंफर्मिंग पार्टी की एबिलिटी क्या है कि वो रिक्वेस्ट को कैसे करते हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमेल वगैरह यूज़ करते रहते हैं, इट्स अ कॉर्पोरेट, इट्स अ फर्म, इट्स अ पार्टनरशिप फर्म, क्या है उसके हिसाब से। और मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों। मान लो मैनेजमेंट ने ही ऑथराइजेशन नहीं दिया कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए तो आप कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास निकल के आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर। हमने कहा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को चेक कर लेंगे, कर लिया। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है कि लो है हमने चेक कर लिया। उसके बाद कंफर्मिंग पार्टी की एबिलिटी क्या थी चेक कर लिया। प्रायर एक्सपीरियंस आपका क्या था, प्रायर एक्सपीरियंस को चेक कर लो। लेआउट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वेस्ट क्या, लेआउट ऑफ प्रेजेंटेशन को चेक कर लो। और लास्ट में आपके पास निकल के आता है कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन को देख लो, ठीक है, हो गया। अब आता है ऑडिट प्रोसीजर्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। मतलब मैनेजमेंट ने, आपने कहा था मैनेजमेंट ऑथराइजेशन चेक करना है, मैनेजमेंट ने ऑथराइज नहीं किया, मैनेजमेंट ने मना कर दिया। इंक्वायर करो रीजंस, इंक्वायर कर लो रीजंस। अगर आपको लग रहा है कि रीजंस ठीक है जिस वजह से मना किया गया है तो इवैल्यूएट करो कि उसका आरएमएफ यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आने वाला है और क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकते हो। ऑल्टरनेटिव लगा सकते हो तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को लगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है आरएमएफ ज़्यादा है, मैनेजमेंट ने जो मना किया था इंक्वायरी के रीजंस तो ठीक नहीं मिल रहे हैं, रिफ्यूज़ल जो अपीयर्स है वो अनरीजनेबल अगर आपको लग रहा है और आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी भी तरीके से, कम्युनिकेट करो TCWD को या फिर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दो। और साथ में आप फिर इफेक्ट देखो कि ओपिनियन जो आप देने वाले थे, ऑडिट ओपिनियन अनमॉडिफाइड या जो भी था, उस पर क्या इफेक्ट आएगा इस चीज़ का। अच्छा, हमने मान लो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दी थी, मैनेजमेंट ने हमें अलाउ कर दिया, हमने भेज दी, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया। अगर कुछ भी नहीं आया, यानी कि नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पार्टी, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर ही लगाने पड़ेंगे, लगा दो। अच्छा, आया लेकिन डाउट क्रिएट हो रहा है, उन्होंने कंफर्म किया लेकिन उन्होंने मतलब या फिर 10-5 रुपये ऊपर नीचे कंफर्म हुआ है, डाउट क्रिएट हो रहा है, किसी भी तरीके से डाउट क्रिएट हो गया, तो हम फर्दर एविडेंस को ऑब्टेन करेंगे। ऑल्टरनेटिव नहीं, क्योंकि वो तो एविडेंस के तौर पे हो ही गया ना, अगर रिस्पॉन्स आया तो एविडेंस हो गया, तो हम फर्दर एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। रिलायबल नहीं है, देखो एनटीई के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, एनटीई के ऊपर इफेक्ट आने वाला था, ज़्यादा अच्छा खासा इफेक्ट आने वाला था, आरएमएम ज़्यादा था, इन्वेस्टिगेट कर लो। यानी कि एक्सेप्शन आपको लग रहा है कि
मतलब आपका एक्सेप्शन है, यानी कि एक डाउट जब क्रिएट होता है तो फर्दर जो ऑप्ट इन किया वो, या फिर आपका रिलायबल नहीं लग रहा है, वहाँ पर एंटी पे इफेक्ट देखा आपने, तो आपको लग रहा है एक्सेप्शन है, तो फिर उस एक्सेप्शन को इन्वेस्टिगेट करोगे अच्छे से। और अगर आप ऑडिट एविडेंस ऑप्ट इन नहीं कर पा रहे हो, कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर जहाँ आपने बोला रिस्पॉन्स नहीं, ऑल्टरनेटिव लगा दो या फर्दर लगाओ या फिर इन्वेस्टिगेट करो, नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी तरीका नहीं है आपके पास अवेलेबल, डिटरमिन करो कि उसका इफेक्ट क्या आएगा ओपिनियन के ऊपर। ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन इतनी था कि भाई सबसे पहले हमने मीनिंग देखा, फिर हमने टाइप्स देखा, टाइप्स के अंदर पॉजिटिव रिकॉर्ड, नेगेटिव रिक्वेस्ट के लिमिटेशंस देखे, उसके सर्कमस्टांसेस के अंदर हमने लो आरएमएम देख लिया, पॉपुलेशन की बात कर ली, लो एक्सेप्शन रेट की बात कर ली, डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट की बात कर ली, एरियाज ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट की बात करी, हमने बैंक बैलेंस की बात कर ली, अकाउंट रिसीवेबल की बात कर ली, इंडेक्स 2 के हिसाब से हमने स्टॉक की बात कर ली, 16 के हिसाब से हमने प्रॉपर्टी की बात कर ली, 40 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट परचेज की बात की, 109 के हिसाब से लोन्स की बात कर ली। उसके बाद ट्रांजेक्शंस और वी कैन से एग्रीमेंट विद थर्ड पार्टी की बात होगी। कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट हमें कैसे डिजाइन करनी है, डिटरमिन करो कौन सी पार्टी है, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन आपको सीख करनी है, मतलब इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करो क्या है, थर्ड पार्टी आपकी क्या थी, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन कर दो और फॉलोअप लेते रहो। क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है इसको डिजाइन करते वक्त, आरएमएम देखना है, असर्शंस देखना है, लेआउट देखना है, प्रायर एक्सपीरियंस देखना है, कम्युनिकेशन देखना है, एबिलिटी क्या है उसकी पार्टी देने की, मैनेजमेंट को ऑथराइजेशन, मैनेजमेंट ऑथराइज नहीं किया था, रीजंस को इंक्वायर करो, इवेल्यूएट करो इनका आरएमएम पे क्या इफेक्ट आने वाला है, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं, रीजन लग रहा है कि अनरीजनेबल थे या रेट जो आरएमएम था वो बहुत ज़्यादा है, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से कुछ एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो रहा है, टीसीडब्ल्यूडी को कम्युनिकेट कर दो, ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट देखो। आपने भेज दी थी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, कोई भी रिस्पांस नहीं आया, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाओ, रिस्पांस आया, डाउट क्रिएट हो रहा है, फर्दर एविडेंस देखो, नॉट रिलायबल है, एनटी के ऊपर इफेक्ट देखो, अनेबल टू कलेक्ट एविडेंस है, डिटरमिन करो उसका इफेक्ट ओपिनियन के ऊपर आने वाला क्या है, और एक्सेप्शंस आपके हैं तो इन्वेस्टिगेट करो कि व्हाट आर द मेजर स्टेटमेंट विच आर टू बी देयर।